जय हिंद फौजियों। तो देखो दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का बिल्कुल नया मॉडल पेपर बनाने का। तो चलो शुरू करेंगे आज के मॉडल टेस्ट पेपर को। पूरे 50 सवालों का जो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। बिल्कुल आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा आपके 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। इस बार सारे लोग जो है एनए परीक्षा नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा को जो है पास करने जा रहे हो। देखो जो आपका पैटर्न है ये इस प्रकार होता है कि जीके के 10 सवाल, मैथ के 5, फिजिक्स 5, बायोलॉजी 15, केमिस्ट्री 15, टोटल 50 सवाल होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल आपका देखो 200 नंबर का पेपर होने जा रहा है। तो चलो शुरू करेंगे और कोशिश ये करना है कि जितना अच्छा बन सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आप सभी को 38 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। 50 में से 38 प्लस बनाने की कोशिश करोगे सभी लोग। 50 में से 38 सवालों का जो है बिल्कुल सही जवाब दोगे। अगर आज 38 प्लस जितना भी लोग कर दिए तो समझ लेना कि ये वर्दी आपको मिलने जा रही है। बिल्कुल ऐसी इंडियन आर्मी की वर्दी जो है आपको मिलेगी और आप भी जो है नर्सिंग असिस्टेंट में होने जा रहे हो, भर्ती जो है आप होगे इस प्रकार मेडिकल स्टाफ में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो, अपना हर एक दोस्त तक इस क्लास को पहुंचा दो, अपने सभी फ्रेंड्स तक भेज दो इस क्लास को। इंडियन आर्मी का हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह फैला दो। सभी लोग जो है लाइक बटन प्रेस कर लेंगे और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो आपका शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया लोकेटेड? मनवल कुरीची, गोदावरी या फिर वासी या फिर जादूगोड़ा? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब देना और सबकी बताना। देखो 2021 का जो है नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? तो यह देखो आपका जादूगोड़ा में है। डी वाले हो यहाँ पे सही होंगे। डी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है। बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेन वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? 563 ईसा पूर्व, अगला दिया 558 ईसा पूर्व, 561 या फिर 544? सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ? इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है याद रखिएगा ये 563 ईसा पूर्व। 63 की जगह कहीं कहीं पे 64 भी लिखा हुआ रहता है, तो 63 मिले या 64 मिले दोनों सही है, ठीक है। ए वाले जो है यहाँ पे सही है, ए वालों का जवाब सही है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। द मेन फोल्क डांस ऑफ राजस्थान इज? गरबा, गिद्दा, घूमर या फिर बिहू? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से क्या है? बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा और सबको बताइएगा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या होता है। तो राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है याद रखना ये घूमर होता है, ठीक है। सी वाले यहाँ पर सही है। सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, घूमर होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने देखो दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 14 या फिर 22? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं जो हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं जो हैं ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका, बिल्कुल सही जवाब देना। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो हैं क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं? तो याद रखोगे कुल 22 भाषाएं जो हैं यह देखो क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। डी वाले सही हैं, डी वालों का जवाब जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है। यह दिया गया है कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स? चीन, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान? विश्व के किस देश में जो है देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? विश्व का वह कौन सा देश है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब देना और सबकी बताना। विश्व के किस देश में जो है देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह देखो सबसे अधिक है चीन का, यह देखो सबसे अधिक है चाइना का, ठीक है। ए वालों का जवाब सही है। बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर जो है सही होगा। विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखना है चीन का है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखो दिया हुआ है। यह क्वेश्चन मिला है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन इंडिपेंडेंट इंडिया? चलिए बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सबको
राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन बने? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना है और सब लोग को जो है यहाँ पर बताना है। जो एक चीज सबको जानते हो कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति देखो बनते हैं उपराष्ट्रपति, यही बनते हैं ना। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अब प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत देश के? तो वो थे देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रकार प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही होंगे। ठीक है, हो गया सबका ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मिजोरम? जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना। जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबको जानते हैं भारत का जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अनुसार ये सिक्किम है। और यही अगर क्षेत्रफल के अनुसार बोलेगा सबसे छोटा, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा सबको जानते हो गोवा है। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, अगला है देखो उड़ीसी। सही जवाब क्या होगा? जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? जो पद्मा सुब्रमण्यम है इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही जवाब क्या है? तो जो पद्मा सुब्रमण्यम है यह देखो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है, ए वालों का आंसर सही होगा। जो पद्मा सुब्रमण्यम है यह देखो भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? निम्न में से कौन है जिसके शासन काल में जो है डायमेकस भारत आया? जो डायमेकस है ये भारत किसके शासन काल में आया था? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और सबको बताना। जो डायमेकस है ये किसके शासन काल में भारत में आया है? तो जो डायमेकस है यह देखो भारत आया है बिंदुसार के शासन काल में। ठीक है, जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी। जो बिंदुसार है इसके शासन काल में जो है देखो डायमेकस भारत आया है। चलिए अब जो है आपका आज का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है, जीके का 10वां सवाल। इसके बाद फिजिक्स का 5 सवाल रहेगा। जीके का 10वां सवाल है यहाँ पे देखो कि भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी कौन थे? ठीक है, कौन थे या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कौन होते हैं। क्या होगा सही जवाब? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री या फिर भारत के महान्यायवादी। ठीक है, कौन थे नहीं, कौन होते हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा सही जवाब? भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी कौन होते हैं? इस सवाल का सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही करना और सबको बताना। तो देखो भारत सरकार के जो प्रमुख विधि अधिकारी हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, सरकार का कोई भी पक्ष जो है यही लड़ते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में, यही रखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके देखो सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से फिजिक्स का 5 सवाल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो है फिजिक्स का 5 सवाल होने जा रहा है। क्या है कि अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, देन दिस इज द रूल। किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है या फिर ऊष्मागतिकी का नियम है? सही जवाब क्या होगा? जो अच्छे उत्सर्जक हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम पर आधारित है? तो यह देखो आधारित है किरचॉफ का नियम पर। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। ये देखो नर्सिंग असिस्टेंट वालों का 2021 का ही पेपर में आया है और आर्मी जीडी वालों का देखो 2020 का पेपर में आया था। तो देखो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि जीडी वाला में से भी आपको नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी लोग अभी रोज दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास कर रहे हो, सभी नर्सिंग असिस्टेंट वालों रोज शाम 7 बजे आर्मी जीडी और ट्रेडमैन की क्लास में भी जरूर जुड़ जाया करो। क्योंकि देखो अब आपके पास समय नहीं है। आज आपका देख सकते हो यहाँ पर कि 10 फरवरी हो चुका है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 10 से 11 फरवरी आपकी डेट आ चुकी है। अब केवल आपके पास लेके चलोगे तो बस 15 दिन का समय है और इस 15 दिन में जितना पढ़ने को मिले उतना पढ़ लो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जीडी का भी जो सवाल है वो नर्सिंग असिस्टेंट में आ जाता है, तो इसीलिए नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी रोज शाम 7 बजे जीडी का क्लास में जरूर जुड़ा करो ताकि आपका जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए, आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन पता चल जाए। ठीक है, चलिए हो गया किरचॉफ का नियम। तो सभी नर्सिंग असिस्टेंट वाले शाम 7 बजे जरूर जुड़ा करिए जीडी का क्लास में।
चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम है। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? चलो बिल्कुल सही करना है। 40.16, 36.89, 35.72, 32.36। सही जवाब क्या होगा? देखो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना लिखा है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। रियल में कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही होता है ना, या फिर 8 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखोगे कि फ़ारेनहाइट में इतना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल, दोनों का दोनों। तो इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट कम है, तो इससे भी 2 पॉइंट कम देख लो कौन सा होगा सही जवाब। तो इससे जब 2 पॉइंट कम देखेंगे तो ये होगा, देखो ऑप्शन बी 36.89। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। जब आपका देखो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ना, तो वो 36.89 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी सवाल देखो जीडी वालों का आया हुआ है 2021 में, और नर्सिंग असिस्टेंट वालों का भी 2021 में ही आया है। ठीक है, तो इसीलिए सभी नर्सिंग असिस्टेंट वाले जीडी का भी क्लास में जरूर जुड़ जाया करो रोज शाम 7 बजे, क्योंकि 15 दिन का समय है, जितना पढ़ने को मिले 15 दिन में उतना पढ़ लेना है, पता नहीं कहाँ से पूछेगा। ठीक है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो यह देखो पारा है। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या फिर जल गैस। निम्न में से कौन जो है देखो जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से क्या है जो कि आपका एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। निम्न में से क्या जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्न में से जो जीवाश्म ईंधन नहीं है यह है देखो नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है ये एक प्रकार का गैस है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला सवाल पे चलेंगे, और यहाँ पे आपका देखो फिजिक्स का अंतिम सवाल है, 15वां सवाल आपके सामने आ चुका है। इसके बाद बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा। वायु में ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। सही जवाब क्या होगा? वायु में ध्वनि के वेग के साथ क्या होता है? ठीक है, चलो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सबको ही करना और बताना। वायु में ध्वनि का वेग जो है, ये देखो जब तापमान बढ़ता है ना, ध्यान में रखना, जब ताप बढ़ेगा तब इसका वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो दिया है ताप बढ़ने से घटता है, तो ये सही नहीं होगा। ताप घटने से ताप पर आश्रित नहीं होता है, ताप पर आश्रित होता है। याद रखिएगा, जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है, और जब ताप घटता है तो ध्वनि का भी वेग घटता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा ये होगा देखो ऑप्शन डी, क्योंकि जब ताप घटता है तो ध्वनि का वेग भी जो है वो घटने लगता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब जो है यहाँ पे आपका देखो 15 सवाल आ चुका है बायोलॉजी का। ठीक है, यहाँ से 15 सवाल बायोलॉजी का रहेगा। 16वां सवाल है आपका देखो कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। जीके का जो है देखो 10 सवाल हो चुका है, फिजिक्स का जो है 5 सवाल हो चुका है। अब जो है यहाँ से आपके देखो बायोलॉजी के 15 सवाल रहेंगे। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पे? हथेली पे, तलवे पे, धड़ पे, सिर पे। मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी कहाँ पे होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की त्वचा जो है यह देखो सबसे मोटी होती है देखो तलवे पर। सही आंसर है देखो ऑप्शन बी, तलवे पर होती है। बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि वर्गीकरण के आधारीय इकाई है। व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? जीन्स या फैमिली या स्पीसीज या फिर ऑर्डर। सही जवाब क्या होगा? वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण का जो है आधारभूत इकाई क्या होता है? वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही करना और सबकी बताना। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या होता है? तो वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है यह देखो स्पेसीज होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है ये क्या है? तो ये आपका स्पेसीज है। सी वालों का जवाब सही होगा, सी वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया?
अल्टमैन ने, डिडुए ने, पेलेड ने या फिर टी बावेरी ने? सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने की है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर सभी लोग का आना चाहिए। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी सभी लोग लाइक कर दो। सारे लोग जो है क्लास को, सेशन को शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देखो की है अल्टमैन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है कि रक्त समूह का आविष्कारक है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप? लैंडिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुइस पास्चर? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह के बारे में किसने बताया? जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर कौन है? ब्लड ग्रुप के बारे में जो है किसने बताया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके बारे में देखो बताया गया है कार्ल लैंडिस्टर के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लैंडिस्टर ने जो है देखो, कार्ल लैंडिस्टर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। चलिए, हो गया। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि विषाणु में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन वायरस? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड? सही जवाब क्या है? विषाणु में क्या होता है? जो वायरस है, वायरस में क्या उपस्थित होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो विषाणु में जो है देखो आपका पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, बी वाले सही है। बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेड रोड डिजीज इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर नेमाटोड? सही जवाब क्या है? गन्ने में जो लाल सड़न रोग है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ना में जो लाल सड़न रोग है यह किसकी वजह से होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही करना और बताना। गन्ना में जो लाल सड़न रोग है ये किसकी वजह से होता है? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। तो गन्ना में जो लाल सड़न रोग है ना, यह देखो होता है कवक की वजह से। बी वालों का जवाब सही है। बी वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, कवक की वजह से होता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि विषाणु क्या है? व्हाट इज वायरस? कोशीय है, अकोशीय है, एक कोशीय है, बहुकोशीय है? सही जवाब क्या होगा? विषाणु में क्या होता है? विषाणु जो है क्या है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। विषाणु क्या है? विषाणु जो है किस प्रकार का होता है? वायरस क्या है? तो जो वायरस है, यह जो वायरस होता है यह देखो ये जो है आपकी अकोशीय होता है, असेलुलर होता है। ठीक है, जो विषाणु है ये अकोशीय होता है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। बी वालों का जवाब सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो यहाँ पर यह दिया हुआ है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो? जड़, कलिका, फल, तना? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने वाला भाग कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर करोगे और बताओगे सब कोई। आलू का खाने वाला भाग क्या है? आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आलू का खाने वाला जो भाग है यह देखो तना होता है। डी वालों का जवाब सही है। क्या होता है? तो यह देखो स्टीम होता है, तना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? आंवला, आम, नीम, तुलसी? क्या होगा सही जवाब? किस पादप को जो है देखो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? वह कौन सा पादप है जो कि देखो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाता है? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब करोगे और सबको बताओगे। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो देखो शाकीय भारतीय डॉक्टर जो है यह कहा जाता है आंवला को। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। वह पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं वह क्या है? तो वह देखो आंवला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो 25 नंबर सवाल है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। व्हाट इज द रिलायबल इंडक्टर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स? फर्न और साइकस, हरे शैवाल और लिवरवर्ट, लाइकेंस और मॉस? अगला देखो दिया हुआ है नीम तथा समुद्र शोक। सही जवाब क्या होगा? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है?
तो जो वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषकों का जो विश्वसनीय संकेतक है ये होता है देखो लाइकेन्स और मॉस। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखो कहीं कहीं पे आपको फर्न और साइकस लिखा हुआ भी मिल जाता है, पर मुख्य रूप से ये होते हैं लाइकेन्स और मॉस, जिसके द्वारा जो है वायु प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सवाल आपको क्या मिला हुआ है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना एक उदाहरण है साबुनीकरण का, प्यून का, किण्वन का या फिर स्त्रीकरण का। सही जवाब क्या होगा? दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना जो है यह देखो किण्वन का उदाहरण है, या जो है फर्मेंटेशन का उदाहरण है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी किण्वन। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि पेड़ों की छालों पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लाइकेन दैट ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री कॉल्ड? ठीक है, देखो ये यहाँ पे कार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क होगा कार्टिकोल्स। ठीक है, याद रखना यहाँ पर आपकी क होती है। ठीक है, कार्टिकोल्स क लगा हुआ है यहाँ पे। सही जवाब क्या है? चलिए, पेड़ों की छालों पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर लगने वाला जो लाइकेन है इसको देखो कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए सही होगा, कार्टिकोल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पर। अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन? कैरी बैक्टीरियम, एशियरिस कोलाई, अगला है देखो वाइब्रियो कैलोरी, अगला है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। सही जवाब क्या होगा? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? सही जवाब क्या है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जो जीवाणु है ये है देखो एशियरिस कोलाई। ठीक है, सही जवाब होता है ऑप्शन बी, एशियरिस कोलाई जो है आपका देखो सही जवाब है। बी वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है? अगला सवाल जो है आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। अगला सवाल है आपका कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? फ्रॉम विच एल्गी इज आयोडीन ऑब्टेंडेड? इक्टोकार्पस, लेमिनिया, अगला है ओडियोगिनियम, अगला है डी में नन ऑफ दीज। याद रखना पूछा जाता है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन देखो शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है, नर्सिंग असिस्टेंट में ही इस सवाल को पूछ चुका है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन याद रखना शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या है कि कौन सा शैवाल से? तो शैवाल का नाम याद रखना देखो लेमिनिया होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अब यहाँ पर आपका देखो ये 30 नंबर सवाल है और यहाँ पर आपका बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद केमिस्ट्री शुरू होगा हमारा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर पेंगनेंस ऑफ चिल्ली? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति? सही जवाब क्या होगा? मिर्च का तीक्ष्णता, जो मिर्च में तीखापन होता है यह किसकी वजह से होता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है देखो कैप्साइसिन की उपस्थिति। सही जवाब होता है ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। फिजिक्स का केमिस्ट्री का सवाल है आपका देखो 31 नंबर सवाल। जीके का 10 सवाल हो चुका है, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया। इसके साथ साथ देखो आपके जो है बायोलॉजी के 15 सवाल हो गए। अब जो है हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के 15 सवाल रहेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? केमिस्ट्री का 15 सवाल होने जा रहा है अब हमारा। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है यूज्ड टू रिमूव इंक स्टेन्स? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर बोरिक अम्ल? सही जवाब क्या है? स्याही के धब्बों को हटाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए देखो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का जो है देखो यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता से संबंध निम्न में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए करना और बताना है कि पृथ्वी का वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है देखो ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 21%। ठीक है, अच्छा पहला सबसे अधिक पूछेगा तो पहला सबसे अधिक है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो नोट कर लेना है 78%। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। तो पूछा था यहाँ पे दूसरा, तो इस प्रकार होगा ऑक्सीजन।
चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबके बताइएगा, निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का जो है कैंसर के रोकथाम में प्रयोग करते हैं। सही जवाब क्या है, रेडियम का, कोबाल्ट का, बेरियम का, या फिर डी में नन ऑफ दीज का। तो याद रखना, रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के लिए कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सबको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया था कौन सा धर्मी, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए, कोबाल्ट 60 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल मिला हुआ है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एल्युमिनियम फॉस्फोइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर है हाइड्रोजनित वेफर। अगला है देखो एल्युमिनियम सल्फाइड। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से जो है रंगहीन हो जाता है। सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो जो पीतल है यह देखो आपका रंगहीन किसकी मौजूदगी में रहने से हो जाता है, तो पीतल जो है यह देखो रंगहीन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में लगातार रहने से। तो जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में रहने से जो है पीतल देखो आपका रंगहीन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो 35 नंबर सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में, पुणे में, लखनऊ में, या फिर नई दिल्ली में। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, यह जो है कहाँ पर है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है यह देखो आपका स्थित है नागपुर में। इस सवाल का जो सही जवाब होगा यह है देखो ऑप्शन ए, नागपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन मिला है यहाँ पर कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है न्यूट्रल गैस मेनली रिसाइड्स इन मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो प्राकृतिक गैस है इसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन होता है। तो जो प्राकृतिक गैस है इसमें देखो मुख्य रूप से आपका मीथेन उपस्थित होता है। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही है, मीथेन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि धातु के ऑक्साइड का स्वरूप होता है, द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड इज तटस्थ, कार्बनिक, अम्लीय, या फिर क्षारीय। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, इनका स्वरूप कैसा होता है। धातु ऑक्साइड का जो स्वरूप है ये किस प्रकार का होता है। सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबको बताइएगा, धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है। तो धातु ऑक्साइड का जो स्वरूप है यह देखो क्षारीय होता है। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। चांदी, तांबा, लेड, या फिर मैग्नीशियम। इनमें से वह कौन सी धातु है जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबको बताइएगा, विद्युत तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट वाले क्लास कर रहे हो सभी लोग जल्दी से लाइक कर लो, सारे लोग शेयर कर देंगे नर्सिंग स्टूडेंट वाले अपने सभी दोस्तों तक। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो इनमें से कौन सी धातु विद्युत तार बनाने के लिए यूज होता है, तो वह धातु है देखो तांबा। बी वालों का जवाब सही है। चलो जी अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सूर्य में पाए जाने वाली मुख्य गैसें हैं। द मेन गैसेस फाउंड इन द सन आर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। डी में दिया हुआ है केवल हाइड्रोजन। चलिए सही जवाब क्या होगा, याद रखना है कि नर्सिंग असिस्टेंट का जो क्लास है ये रोज दोपहर 1 बजे आता है। तो सभी लोग को रोज दोपहर 1 बजे नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास में जरूर जुड़ना है। और आपको जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मैंने कल सभी क्लास का पीडीएफ भेज दिया था। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है देखो आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके सभी लोग जुड़ सकते हो। या फिर टेलीग्राम में जाके नहीं लिंक काम करे तो हमारे चैनल का नेम सर्च कर लेना, सोल्जर्स आर्मी तैयारी, वहां से भी सब कोई ज्वाइन हो जाओगे। क्या दिया हुआ है कि सूर्य में पाए जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो सूर्य में पाए जाने वाली जो मुख्य गैस है यह है देखो हाइड्रोजन और हीलियम। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल आपका देखो 40 नंबर सवाल है, यहाँ पर यह दिया हुआ है कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है, नोज एट फूल्स गोल्ड, पायराइट्स, गैलेना, फ्लोराइड्स या फिर पायलोरुसाइड। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। बेवकूफ़ों का सोना किसको कहते हैं? सही जवाब क्या है इस सवाल का? जो है देखो सही आंसर क्या होगा? बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना जो है ये देखो सोडियम पायराइड्स या जो है पायराइड्स को बोलते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। द वर्किंग ऑफ रडार इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। रेडियो तरंग का अपवर्तन, रेडियो तरंग का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या फिर रमन प्रभाव। जो रडार की कार्यप्रणाली है ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? जो रडार की कार्यप्रणाली है ये निम्न में से कौन सी सिद्धांत पर जो है आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो जो रडार की कार्यप्रणाली है यह देखो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है, चलिए हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? विच इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम एल्काइल सल्फेट। सही जवाब क्या होगा? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा जो है देखो प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सबसे पहले डिटर्जेंट पाउडर का सूत्र देखिए क्या होता है। डिटर्जेंट पाउडर मतलब कि धोवन सोडा, बेकिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये जो है देखो वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा का सूत्र है। तो डिटर्जेंट पाउडर में देखो क्या आया, Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है आपको? अगला सवाल मिला हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। हु इज द ऑर्गेनेटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मोसले, मेंडलीफ, एवोगाड्रो या फिर डाल्टन। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम जो है निम्न में से किसने दिया है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब करना और बताना। आधुनिक आवर्त नियम निम्न में से किसने दिया? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? अभी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। यह जो ई बुक है ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो देखो जब आधुनिक आवर्त नियम पूछे तो मोसले, और केवल आवर्त नियम पूछे तो मेंडलीफ। ठीक है, याद रखना, अगर केवल आवर्त नियम पूछेगा तो मेंडलीफ, और उसमें अगर आधुनिक जोड़ देगा तो फिर मोसले। ठीक है, ध्यान में रखना है सबको। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बारूद एक मिश्रण होता है। गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। जो बारूद है यह किसका मिश्रण होता है? जो बारूद है यह किस किस से मिलकर बना हुआ है? चलो जी बिल्कुल सही करना और बताना। जो बारूद है यह किसका मिश्रण होता है? जो बारूद है यह किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो जो बारूद है यह देखो आपका मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
चलो अगला सवाल, और यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का अंतिम सवाल 45 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो आज जो है आपका 11 फरवरी हो चुका है, अब समय नहीं है आप लोग के पास, बहुत कम समय बचा है। आज से लेकर गिनोगे तो बस केवल 15 से 14 दिन का समय है आपके पास, ठीक है। तो अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या फिर आर्गन। निम्न में से क्या है जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो यह देखो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन है ये उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में नहीं आता है। जो सही जवाब होगा ये होगा देखो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब यहां से आपका मैथ रहेगा। मैथ का जो है देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मतलब कि 46 नंबर सवाल। देखो जीके का 10 सवाल हो चुका है, फिजिक्स का भी 10 सवाल हो गया, इसके बाद आप फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, इसके बाद बायोलॉजी आया, बायोलॉजी का 15 सवाल, फिर केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री का भी 15 सवाल हो गया। अब मैथ है, मैथ का अंतिम 5 सवाल जो है आपका बचा हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है देखो कि यदि ए बाई बी, ए बटा बी बराबर लिखा है 7, ठीक है। तो मैं नीचे मानो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 बराबर 7 हो गया, बी बराबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख ले रहे हैं ए बराबर 7 और बी बराबर 1, ठीक है। आगे अब क्या पूछा है हम लोग से देखो कि ए प्लस बी, और बटा में पूछा है ए माइनस बी का मान, ठीक है। तो ए प्लस बी करो, मतलब कि 7 प्लस 1, और नीचे हो गया बटा में 7 माइनस 1, ठीक है। तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया 6, मतलब कि कितना आ गया देखो, तो यहाँ पर आ रहा है 8 बटे में 6, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इसको कट करते हैं, 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है। आ गया यहाँ तक, आपका आंसर आ रहा है देखो 4/3। इसको क्या करो पूर्णांक में बदल लो, 3 से काटोगे तो देखो 1 बार में कटेगा, 3 एकम 3 और ऊपर जुटेगा 1, तो 3 एकम 3 और 1 4 आ गया ना, 1/1/3, 1 इंटीजर 1/3। ये देखो ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक है। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है 1/1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 11 नहीं है, वो 1 इंटीजर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। सी वालों का जवाब सही है, सी वाले जो है यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या क्या है। चलिए बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबको बताइएगा। एक संख्या का जो 9वां भाग दिया है, यह देखो बोला है कि 10वें भाग से, चलो तो पहले संख्या मान लेते हैं, संख्या हो गया x, ठीक है। क्या दिया है कि एक संख्या का 9वां भाग, चलो मतलब कि x/9 का 9वां भाग अपने 10वें भाग, तो हो गया x/10, ठीक है। 10 x/10 हो गया। अब क्या है से 4 अधिक है, मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा हुआ, तो इसमें इसको घटा दो, कितना अधिक है तो 4 अधिक है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बनाइए तो सब कोई, 10 और 9 का एलसीएम लोगे तो कुछ नहीं देखो 90 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका 9 से 90 को काटोगे तो 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया देखो 10x माइनस में। अब 10 से 90 को काटोगे तो 9 बार में कटेगा और 9x हो गया, ठीक है, इक्वल टू में 4 आ गया। अब क्या है देखो, तो 10x में से जब 9x घटाओगे तो हो जाएगा x/90। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x/90 बराबर में 4, ठीक है। अब जब x बराबर करोगे तो ये भाग में, उधर जाएगा तो गुना में होगा, मतलब कि 90 गुना 4, तो 9 चौका होता है 36 और 1 0, 360 आ रहा है। 360 वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है 0.39 एंड 39, ठीक है। यह चीज जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो देखो जितना के बाद रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे देखो 2-2 अंक के बाद सेम चल रहा है तो यहाँ पर बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आगे भी सेम संख्या है, तो यहाँ पर हो गया 0.39, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ से 10 हटाओगे तो 2 अंक के बाद 10 था तो नीचे 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हुआ, तो ये हो गया देखो 39 के ऊपर बार और नीचे हो गया 100, ठीक है। अब इस बार को जब यहाँ से हटाइएगा ना तो इसको हटाने पर नीचे का जो एक मान है वह कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया देखो 39/99। जब इस बार को हटाओगे तो नीचे से एक मान कम होगा, तो 100 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा 99 आएगा, मतलब कि 39/99। सही जवाब है ऑप्शन सी, सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 49 नंबर सवाल है आपका कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 का मिश्रधन 5400 हो जाता है, ठीक है। दर बताना है। टी देखो आपको दिया हुआ है, टी कितना मिला है 3 वर्ष मिला है,
ठीक है। 4500 का मिश्रधन बोला है, मतलब कि यहाँ पर पी हो गया आपका 4500, जो आपका मूलधन था वो 4500 था, इसका मिश्रधन बढ़ के कितना हो जा रहा है 5400 हो जा रहा है। ठीक है, तो एसआई निकालो। एसआई बराबर क्या होगा, तो जब देखो यहाँ पर आपका ए लिखा हुआ है तो मिश्रधन माइनस मूलधन मतलब कि ए माइनस पी। ठीक है, एनुअल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब ए कितना था, मिश्रधन कितना है 5400, इसमें से जो है घटा दो 4500 को, तो कितना आएगा 900। तो एसआई आपका मिला हुआ है 900। ठीक है, आपको क्या बताना है आर। आर इक्वल टू देखो सूत्र होता है 100 इंटू एस आई और बटा में होता है देखो पी इंटू टी। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला है, तो अब इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। चलिए 100 इंटू एस आई का जगह पे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, पी का जगह पे कितना हो गया 4500। ठीक है, और टी का जगह पे कितना हो गया 3। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। ठीक है, मतलब कि 20/3 कितना आया, ऊपर में 20 बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, तो ये हो गया देखो आपका। चलो जी यहाँ तक आ गया, इसको हटा दे रहा हूँ। अब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पर 20/3। ठीक है, इसको पूर्णांक में बदलो, कितना बार में कटेगा, तो देखो 3 यहाँ पर रहेगा, 3 छक होता है 18। ठीक है, ऊपर में मानो 2 बचा, तो 3 छक 18 और फिर ऊपर में जोड़ेंगे तो 2, 20 आएगा 20/3। तो सही जवाब होगा 6 पूर्णांक 2/3, 6 इंटीजर 2/3। ठीक है, आ गया सबका, ऑप्शन बी वाले सही होंगे। चलिए हो गया, अगला सवाल पर चलेंगे और आज का देखो ये अंतिम सवाल है। ठीक है, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 50 नंबर सवाल है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर हो। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 सूत्र है, एक है ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और जब विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण के लिए लगाते हैं 1/2 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे विकर्ण दिया है मतलब कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो क्षेत्रफल निकालो, 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, तो डी का जगह पे 4.8 विकर्ण दिया हुआ है, डी स्क्वायर का मतलब 4.8 गुना में 4.8। ठीक है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं मानो। अब 2 से इसको कट करो तो कितना होता है, 2 दूनी 4, दशमलव में 4 दूनी 8, तो 2.4। तो इधर आपका देखो आया 2.4, इंटू में हो जाएगा देखो 4.8। ठीक है, गुना में। अब आपको जवाब बताना है, ये यहाँ पे होमवर्क रहेगा। ठीक है, इतना गुना करके बताना, केवल 24 गुना 48 कर लेना और फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। 2.4 इंटू 4.8 का आपको जवाब देना है गुना करके केवल। अब आपको आगे बताना है, ये होमवर्क है, अभी मत बताओ, क्लास एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स दिखेगा उसमें सबको जवाब देना। ठीक है, तो चलो जी, मैंने आपको 50 में से 38 प्लस करने का टारगेट दिया था, आपने कितना क्वेश्चन किया है जरूर बता दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबको जरूर बता देना। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो, सारे लोग शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, अब मिलते हैं आप सभी से सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की जीडी की क्लास में मिलेंगे आप सभी से सीधे शाम 7 बजे। सभी लोग नर्सिंग असिस्टेंट वाले शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सभी से सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद जय भारत।